हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आपका आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज आप लोग के लिए एमपीपीएससी का मेंस का पेपर जो कि 5th पेपर है, जिसमें हिंदी ग्रामर, जनरल हिंदी और हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोग के सामने आज मैं डिस्कस करूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न है और क्वेश्चंस के पैटर्न में जो आपको चेंजेस देखने को मिला है वो आप जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया है या जो सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख के सीख सकते हैं कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन लेवल कैसा रखना है। मतलब अब वो जो कन्वेंशनल टॉपिक्स है उस टाइप से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतने सारे चेंजेस आए, जैसे कि पहले क्या होता था कि आपने कुछ ऐसे पढ़ लिया, संक्षेपण का विधि जान लिया या हिंदी के पर्यायवाची ये सब पढ़ लिए, उन सब से अब काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, जितना भी जो भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए हुए वो आपको रेगुलर टच में रखना है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी स्टेट का मेंस देंगे तो मेंस के लिए तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है ही। अगर आप आंसर का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो 3 आवर्स का पेपर जो है आप वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको गिवन लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के सामने एमपीपीएससी का मेंस का हिंदी का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है 20 to 25 वर्ड्स में होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। और इसके जो नंबर हैं आपके पर क्वेश्चन के 3 नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुप्रास अलंकार के भेद लिखिए। इसमें आपको पहले लिखना है अनुप्रास अलंकार क्या है और उसके कितने भेद हैं। आप अनुप्रास अलंकार में लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार होता है वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ण जो होता है, अक्षर, एक अक्षर का बार बार जो रिपीटेशन होता है वहां पे जो अलंकार होता है उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके भेद है छेकानुप्रास, वित्युपनुप्रास और लाटानुप्रास। इसमें आपको भेद लिखने बोलेंगे, या तो आप 1 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं तो बेटर है, आप 1 लाइन में लिख के आगे निकल जाइए। ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपका 25 वर्ड्स जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें सिंपली ये लिख सकते हैं छेकानुप्रास में, जहाँ स्वरूप और क्रम के अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। मतलब अनेक व्यंजन की आवृत्ति, व्यंजन अनेक है लेकिन आवृत्ति एक बार हो तो वहां पे कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल देना है, इतना टाइम है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए उसके टाइप्स में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वृत्तिनुप्रास, उसके बाद है लाटानुप्रास। वृत्तिनुप्रास जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, मतलब एक व्यंजन एक बार या अनेक बार रिपीट हो तो वहां पे वृत्तिनुप्रास हो जाता है। उसके बाद आता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या उसका जो मीनिंग है वो अलग हो, तो वहां पे क्या लग जाता है, लाटानुप्रास हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप जितना शॉर्ट में लिखना चाहें उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लिखते हैं, वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करते हैं, तो आप ये पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे विद इन द गिवन टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब आपका जो पहला टॉपिक का क्वेश्चन है वो अलंकार से ही है, इसलिए आपको जैसे जो गिवन टॉपिक है सिलेबस में अगर अलंकार दिया हुआ है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ कर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि आपको सिंपली डिफाइन करना है कि दोनों अनुप्रास अलंकार क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर है। तो जिन्होंने भी अलंकार पोर्शन पढ़ा होगा, आप 4 to 5 से ही 4-5 स्टैंडर्ड से ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप अलंकार नहीं लिख पाएंगे या छंद नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन का, अगर आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है तो इस चीज को आप आंसर कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों को डिफाइन कर देंगे और दोनों के अंतर को लिख देंगे। शब्दालंकार में आपको लिखना है, शब्दों के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। किसी भी शब्द के कितने रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ध्वनि मीन्स जो आप बोल रहे हैं वो आप रिपीटेशन में जो सुन रहे हैं उसको ध्वनि बोला जाता है। तो ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, मतलब उसकी रचना ध्वनि के आधार पर होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। मतलब
जब आप ये बोलते हैं तो उसमें जो वर्ड्स या जो शब्द होते हैं वो रिदम में होते हैं, आउट ऑफ रिदम नहीं होते हैं, और अर्थ का चमत्कार नहीं होता। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई चमत्कारिक अर्थ निकलेगा। जो वर्ड है, जो अर्थ, जो शब्द है, उसका सिंपल अर्थ निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। नाम से ही लिखा है शब्दालंकार। दूसरे आते हैं हम लोग अर्थालंकार में। अर्थालंकार नाम से पता चल रहा है कि इसका अर्थ होगा कुछ। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने के लिए जो भी वाक्य दिया गया होगा उसमें जो अर्थ है उसको अलंकृत करने के लिए जो अलंकार वहां पे लगता है उसको बोला जाता है अर्थालंकार। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 25 वर्ड्स फॉलो हो जाएगा, और जितने पर क्वेश्चन में 3 मार्क्स है तो आपको 3 आउट ऑफ 3, वैसे लिटरेचर और ग्रामर में इतना मार्क्स तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी हाफ मार्क्स या 2 मार्क्स तो इसमें आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तो सब ये जो टॉपिक है ये सब आपका बिलो 10th लेवल का टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, किसके कितने भेद हैं। इसी तरीके से आपको संधि का भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से रिलेटेड है। तो आइए लिखिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? दोनों का अंतर पूछा गया है। कर्मधारय समास, जिस समास में समस्त पद समानाधिकरण होते हैं। समानाधिकरण मीन्स विशेषण विशेष्य। इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। मतलब एक संज्ञा होगा और दूसरा विशेषण, मतलब एक एडजेक्टिव होगा एक नाउन होगा। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का भाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा, और इसमें कर्ता कारक होते हैं, लिंग वचन समान होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होता है जो जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद। बहुव्रीहि समास हमको उसको बोलेंगे जिसमें समस्त पद अपना नया अर्थ व्यंजित करते हैं, मतलब इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है, वो समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे वीणा पानी, तो वीणा पानी को अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो उसका क्या होगा? वीणा है पानी जिसके, तो किसके हाथ में वीणा होती है? सभी को पता है सरस्वती जी के हाथ में होती है। तो बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें कोई पद जो है वो प्रधान नहीं होगा, वो पद अपना अलग एक विशेषण देते हैं। तो वीणा पानी हुआ या नीलकंठ हुआ, चंद्रशेखर हुआ, इस टाइप जितने भी ये सारे क्या है? बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर का अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो उसमें क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, तो किसके शिखर पर चंद्र होता है? सभी को पता है शंकर जी के होता है। तो बहुव्रीहि समास जितने भी होंगे वो अपना एक अलग अर्थ देंगे, ठीक है। और कर्मधारय समास जो है उसमें विशेषण विशेष्य का भाव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि और समास में अंतर। तो संधि से आप क्या समझते हैं? संधि से पता चलता है कि जिसमें दो वर्णों की संधि हुई हो। संधि में आप सिंपली इसमें लिखेंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको संधि कहेंगे। जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, दोनों को मिला के क्या बन गया? हिमालय। तो ये हो गया संधि, और इसमें आपसे पूछा गया है कि दोनों का अंतर बताना है। अब आप समास डिफाइन कर दीजिए। समास का डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। जब दो पद या दो से अधिक पद मिल जाते हैं या शब्द मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग समास कहते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, जिसको मतलब जो कारक की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर संक्षिप्त हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास। तो आप इस क्वेश्चन में संधि का डेफिनेशन और समास का डेफिनेशन विद एग्जांपल दे देंगे, बस ये आंसर हो गया। इसमें आपको कंप्लीट 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे प्रतिदिन, यथाशक्ति, नीलकंठ, ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं समास का। तो इतना आप लिखेंगे, आपको 3 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर संधि के कितने भेद हैं, उनके नाम दीजिए। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी है जिसमें आप 75 मार्क्स, तो 75 में आउट ऑफ 75 65 तो ला ही सकते थे इस क्वेश्चन में। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आप लिख दीजिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इन संधि का आप एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया।
दीर्घ संधि में आप लिखेंगे एग्जाम्पल में ज्ञान प्लस अभाव, ज्ञानाभाव। इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि में दोनों मिलकर, जो शब्द है आपके दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब ही क्या होता है, बड़ा। ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। तो आप ज्ञान प्लस अभाव का संधि विच्छेद जब आप करते हैं तो क्या हो जाता है, ज्ञानाभाव। इसमें आप देखिए अ और अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया है। जैसे ज्ञान प्लस अभाव, तो इसका संधि क्या हो गया, ज्ञानाभाव। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुण संधि में। गुण संधि में का एग्जाम्पल है सूर्य जोड़ उदय। अब इसमें आप देखेंगे सूर्य में क्या आ रहा है, सूर्य अ और उदय में उ, तो अ और उ मिलके क्या बन गया है, ओ, सूर्योदय। उसी तरीके से आप महर्षि एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस ऋषि, तो महा का अ और ऋषि का अ मिलके क्या बन गया, महर्षि। तो गुण संधि में क्या होता है, उ प्लस अ प्लस उ मिलके ओ बन गया। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देके जितना भी संधि है वो कर सकते हैं। तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल लिखिए, एक प्लस एक, एक एक। इसमें आप देखिए अ प्लस ए मिलके ऐ की मात्रा हो गया है। तो इसमें वृद्धि संधि का मतलब कि आपके मात्रा में एक वृद्धि हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। जैसे आप सदैव का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, सदा जोड़ इव सदैव। नेक्स्ट आते हैं यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपको लिखना, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है संधि के भेद कितने हैं। तो आप एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। यदि जोड़ अपि, यद्यपि, या अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम। उसके बाद है अयादि संधि, ये हम लोग स्वर संधि के भेद लिख रहे हैं। अयादि स्वर संधि में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ने प्लस अन नयन, पो प्लस अन पवन। तो ये आपके स्वर संधि के भेद और उनके नाम के साथ एग्जाम्पल आपने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संबंध तत्पुरुष समास का सोदाहरण व्याख्या कीजिए। संबंध तत्पुरुष समास हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसके लिए आपको तत्पुरुष समास जानना होगा, लेकिन इतना डिफाइन आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट संबंध तत्पुरुष लिखना है। तो आप इसमें लिख दीजिए, जिस समासिक पद में विग्रह प्रांत मध्य में संबंध कारक के चिन्ह आते हैं। अगर आपको कारक क्लियर है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपका कारक का चिन्ह पूरा क्लियर है कि संबंध में क्या होता है, संबंध क्या होता है, षष्ठी में आ जाता है। जैसे आप कर्ता से स्टार्ट करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध में क्या आएगा, का के की। तो आप संबंध तक आएंगे तो वहां पे षष्ठी विभक्ति होगी, तो षष्ठी विभक्ति का के की का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो लोप होने के बाद जो शब्द बनेगा आपका, जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर देते हैं, राज दरबार, राजा का दरबार। तो राजा का दरबार, किसका दरबार, इसमें आपका विभक्ति क्या रहा, का। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। इस तरीके से आप उदाहरण देके लिख सकते हैं, जिस समासिक पद में विग्रहों परांत में मध्य में संबंध कारक के चिन्ह आते हैं, तो उसमें कौन सा विभक्ति, कौन सा समास हो जाता है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। उसमें आप सिंपल से एग्जांपल दे दीजिए, जैसे राजा का दरबार, राजपूत, इस तरीके से, जिसमें का के की आप लोप कर देंगे तो समास आपका क्या बन जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये इतने क्वेश्चन, इतना लिखने का आपको कितना मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदी के इन शब्दों के वो रूप लिखिए जो संस्कृत के समान है। तो संस्कृत के समान मीन्स इसमें आपको क्या लिखना है, तत्सम लिखना है। आपको तद्भव शब्द दे दिए गए हैं, आपको इसका क्या लिखना है, तत्सम लिखना है। इसमें ऑल टोटल कितने, 15 शब्द है, ठीक है। इसमें आपका पहला है आयुष, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आयुष। आपका जो श है, इसमें आपका दंत स है, आपको चेंज क्या कर देना है, तालव्य मूर्धन दंत स दिया, आपको मूर्धन्य स लिखना है, ठीक है। इमली, इमली का हो जाएगा अम्लिका। ईंट, ईंट का हो जाएगा इष्टिका। कर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य। कौड़ी का कपर्दिका। खांसी का कास। गेहूं का गोधूम। गौना का गमन। छकड़ा का सकट। जत्था का यूथ। दिया सलाई का दीप सलाका। बैल का वृषभ। भांजा का भागनेई। सास का श्वास और हल्दी का हरिद्रा। तो ये जो आपको तत्सम तद्भव शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। आगे के जो भी स्टूडेंट्स मेंस देंगे, जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये जो पहला चैप्टर होता है ना, शब्द वाक्य, तो आपको शब्द का जो
वर्गीकरण किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये ऐसे वाले शब्द आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही आया गया है, कुछ भी दे दिया गया आपको उसका तत्सम शब्द लिखना है। लेकिन बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें तत्सम स आ रहा है तो वो संस्कृत से रिलेटेड है, और तद्भव तो आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तत्सम दे दिया जाएगा और आपको उसका तद्भव रूप पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैन बी चेंज, जैसे आपको हल्दी दे दिया, हद्रिका दे दिया, उससे आपको उसका तत्सम शब्द पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी पढ़े तो पूरे ध्यान से पढ़े कि आप कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपके मेंस के पेपर में क्या है, हिंदी के मार्क्स ऐड होंगे, तो आपको हिंदी लिटरेचर को या ग्रामर पोर्शन को इजीली नहीं लेना, उसको भी अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ 300 200 प्लस तो लाया जा सकता है, अगर आप इसको सीरियसली अगर पढ़ाई करते हैं तब। ऐसे अगर आप हल्के में लेते हैं कि चलो हिंदी है, ऐसे वैसे हम लोग कवर कर लेंगे, मार्क्स तो आ ही जाएगा, तो वैसे नहीं आने वाला, क्योंकि पैटर्न, आप ट्रेंडिंग पैटर्न देखिए किस तरीके से मेंस का पेपर आ रहा है। आप चाहे जीएस पेपर 1 देखिए, पेपर 2 देखिए, सभी पेपर में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अब वो वैसा पुराना जैसे ट्रेडिशनल नहीं है कि आपको जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए, सेलेक्टेड थिंकर्स पढ़ लिए और उसमें आपने आंसर कर दिया, वैसा अब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, एसडीएम बनना है, तो उसके लिए आपको जो न्यू चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इवोल्यूशन हो रहा है जीएस पेपर का, उस तरीके से आपको अपने आप में भी चेंज लाना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं ज्वाइन कर लिए बस उसी के भरोसे लेकर बैठे हुए हैं कि वहां तो कोचिंग पढ़ ही रहे हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको एक एक चीज डिटेल में तो नहीं पढ़ाने वाला है ना, वो चीज आपको अपना भी होना चाहिए कि मुझे कौन सा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और यूपीएससी का कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जो यूपीएससी पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपके पीसीएस में तो चेंज होना ही है, और वैसे भी एक स्टेट दूसरे स्टेट को देख के अपने पैटर्न में चेंजेस लाता ही है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट वाले तो इस एग्जाम को नहीं देते, सभी स्टेट वाले देते हैं। और किसी स्टेट वाले का हिंदी बहुत अच्छा होगा तो आपके कंपैरिजन में उसको ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, आप वही हार्डली उसमें 100 या 150 स्कोर कर सकते हैं। यही आप उत्तराखंड या राजस्थान या यूपी बिहार के स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे तो उनका हिंदी अच्छा होगा, तो इसमें वो लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यूपी का अगर आप पेपर देखोगे आरओ का या सिंपली जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो उनके हिंदी का लेवल बहुत टफ होता है कंपैरिजन टू अदर स्टेट। अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आप सब स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाए, तो उसके लिए आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस अच्छे से देखना है, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज फॉलो करना है और क्वेश्चन के ट्रेंडिंग पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, इन शब्दों के विपरीत भाव व्यंजक शब्द लिखिए। इसमें जो आपका शब्द दिया है उसके आपको अपोजिट लिखना है, विपरीत लिखना है। पहला था अधम, इसका लिखना है उत्तम। अनुनासिक का निरासिक, अभियुक्त का अभियोग, आर्ष का अनार्ष, उन्मूलन का रोपण, रित का अनृत, कृष का पिन, गौरव का लाघव, नश्वर का शाश्वत, निश्चित का विहित। ये सब इजी है, ये सब तो आप नहीं भी कोई बताएगा तब भी आप कर ही सकते हैं। पाश्चात्य का पूर्वीय, पैना का भोथरा, प्रतीची का प्राची, वक्र का सरल, क्षुद्र का विराट या विशाल। जो भी एमपीएसआई का प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं होगा, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ शब्द, ये सब तो आप पढ़ते ही हैं, भिन्न श्रुति भिन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन शब्दों के समान अर्थ। इन सब के आपको समान अर्थ लिखने हैं। पहला है अंतर्ध्यान, उसका हो जाएगा अदृश्य, मतलब समान मीन्स जो सुनने में जिसका मतलब एक होता है। अक्षर, वर्ण, आक्षेप, अभियोग। इंद्रधनुष, सप्तवर्ण या इंद्रयुद्ध। उत्कंठा, कौतूहल। और बहुत ही, कस्तूरी, मृगमद, खिड़की, दरीचा या झरोखा। गणमान्य का होगा आख्यात। तर्कश का होगा तुनीर या त्राण। पराग का होगा पुष्पराज। मंडन का श्रृंगार या मंजूरी। प्रारूप का प्रालेख। शेषनाग का अहि या नाग। ये आपके थे समान अर्थ वाले शब्द। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अर्ध विराम और अल्प विराम में क्या अंतर है।
तो एक बार में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि दोनों तो सेम है, अर्धविराम और अल्पविराम, दोनों में अर्ध मीन्स आधा, अल्प मीन्स थोड़ा, लेकिन इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। अर्धविराम जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सेमी कॉलन, मतलब एक डॉट और नीचे कॉमा, वो अर्धविराम होता है। इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, पढ़ते हुए जब अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है। जब हम लोग अल्प विराम से मतलब कॉमा वाले से थोड़ा ज्यादा रुक कर बोलते हैं तो वहां पे अर्ध विराम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, उद्यान की शोभा दर्शनीय थी, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। तो इसमें आपको कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा रुकना है, तो वैसे को अर्ध विराम बोलेंगे। और दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, ये नहीं कि रुक कर भूल गए। ठीक है, जैसे किसी को बोलते तुम इधर आओ, तो तुम के बाद आप कॉमा देंगे, फिर बोलेंगे इधर आओ। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में होता है। अगर आपने विराम चिन्ह पूरा पढ़ा है, पूरा चैप्टर, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन विराम चिन्ह से कंटिन्यूअस पूछ दिया गया है कि अवतरण चिन्ह क्या है, अर्धविराम क्या है, अल्प विराम क्या है, लाघव चिन्ह क्या है। या आपको सिंपली अगर आप चैप्टर पढ़ते भी हैं, नहीं भी ध्यान दिए हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। अवतरण चिन्ह लिखेंगे, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग किसी की कही गई बात को जब बोलते हैं कि उसने मुझसे ये बात कही, तो वो जो बात कहा है उसमें जो हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमास देते हैं, इंग्लिश में इसको इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, किसी के बात की ज्यों को त्यों कह देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। और जहां कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए, वहां इखरे का होता है। जैसे कि आप, जीवन विश्व की संपत्ति है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। तो इसको हम लोग डबल अवतरण चिन्ह से, इन्वर्टेड कॉमा से देंगे। तो आप समझिए, अवतरण चिन्ह में आपको क्या लिखना था, यही लिखना था कि जहां किसी पुस्तक से या कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, मतलब जैसे का तैसे कॉपी पेस्ट जब हम लोग कर देते हैं वहां, तब वहां पे हम लोग अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, प्रयोजन मूलक भाषा के शब्दों की विशेषता बताइए। प्रयोजन मूलक भाषा क्या होते हैं। पहले आपको भाषा, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है भाषा, तो भाषा के बारे में आपको तो संपूर्ण ज्ञान होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को या दूसरे के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो अब इसमें प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, किसी स्पेशल काम के लिए, किसी स्पेशल प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा कैसी होती है, प्रयोजन मूलक भाषा हम लोग एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, वाच्यार्थ, प्रधान, सरल तथा एकार्थक होती है। वो सटीक होगी, टू द पॉइंट, सुस्पष्ट क्लियर होगा, गंभीर होगा, वाच्यार्थ जिसमें वाच्य का प्रयोग होगा, प्रधान, सरल तथा एकार्थ मतलब जिनका एक मतलब निकलेगा। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रयोजन मूलक भाषा। इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार तथा उक्तियों आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। इस तरीके से जैसे इस आयरनी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें ना कहावत होगा जो आपको दिमाग लगाना पड़े, या मुहावरे का नहीं होगा, अलंकार, छंद, रस, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में इस तरीके के वर्ड्स नहीं होगा, फ्रेजल वर्ड्स नहीं होगा, सिंपल आपको सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा, स्पष्ट होगा, गंभीर होगा। ये सब चीज जो रस, छंद, अलंकार जो होता है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा। नेक्स्ट आता है, वृद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। वृद्धिकरण मीन्स आपका वो है, जैसे कि आपको कोई एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, पैसेज, उस चीज को आपको क्या करना है, आपको उस चीज को विद इन 200 या 300 में एक्सप्लेन करके लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उस चीज का आप व्याख्या करेंगे। जैसे कि कहीं किसी का पद्यांश दे दिया गया है या गद्यांश, किसी फेमस राइटर का पद्यांश दे दिया गया है, कवि का, तो आपको उस चीज को आप कितने वेल डिफाइन करके उसको व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें इसी व्याख्या का वर्णन करना है, उसी को क्या बोलते हैं, वृद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और आपको आंसर इतना ही लिखना है जिसमें आपका 20 से 25 वर्ड आ जाए, उससे ज्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है संक्षिप्तीकरण।
संक्षिप्तीकरण मीन्स आप जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए वो पैराग्राफ 300 या 350 वर्ड्स या 300 से 350 शब्द का है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़कर उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो निकालना है, और नंबर ऑफ वर्ड्स को आप गिनेंगे कितना वर्ड है, उस वर्ड को आप काउंट करके 3 से उसको डिवाइड करेंगे। कितने से? 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद उसको जितना आपका डिवाइड आएगा उतने वर्ड्स में उस चीज को लिखना है और एक आपको उसका शीर्षक देना है। तो यही होता है संक्षिप्तीकरण। मतलब संक्षिप्तीकरण करने का प्रोसेस यही है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स को अंडरलाइन करना है, उसके बाद उस पूरे शब्द, जितने भी शब्द आपके आए उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और एक शीर्षक दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, और उसका दीर्घ संधि को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो अभी आपने आगे स्वर संधि दिया था, अगर आपको स्वर संधि पता है तो आप दीर्घ संधि बता सकते हैं। 2 सवर्ण स्वर, कैसे स्वर? सवर्ण, जो वैसे वर्ण जो एक जैसे हैं, जैसे अ प्लस अ या आ प्लस आ, तो 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम लिखेंगे हिम प्लस आलय, तो हिम का अ और आलय का अ मिलकर क्या हो गया? हिमालय, मतलब मात्रा उसका बढ़ गया। तो 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाता है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री हो जाता है। एग्जाम्पल आपको बता ही दी मैं, जैसे सूर्योदय हुआ या भानुदय। भानु में छोटा उ और उ दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ उ हो गया है। तो दीर्घ संधि में यही होगा कि जो भी हम लोग संधि करेंगे उसमें सवर्ण मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जैसे कि आपको अनेक शब्द है, उसको आपको एक शब्द में लाया गया, जैसे ईश्वर को नहीं मानने वाला, उसको एक शब्द में क्या हो जाएगा? नास्तिक। तो इस तरीके से आपको एक उदाहरण दे देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है। अब इसमें भी आपको उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपने अल्पविराम और अर्धविराम पढ़ा था, तो उसी से आपको विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आपका हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, मतलब जिसमें भी आपको इस तरीके का फीलिंग होता है, हर्ष हो, खुशी हो, विस्मय हो, तो वैसे का जो चिन्ह हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि बोलेंगे, जैसे किसी को, जैसे छक्का लगा, क्रिकेट में चौका लगा, तो आप लोग क्या करते हैं? चौका छक्का चिल्लाते हैं, तो उसमें जो साइन लगता है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। जैसे मान लो कि लास्ट बॉल पे आपको छक्का चाहिए, ठीक है, इंडिया को जीतने के लिए, और वो छक्का अगर लग जाता है तो उस समय जो एक्सप्रेशन होता है, वैसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा के मानकीकरण को समझाइए। इसमें आपको इसका पूरा जो है हिंदी भाषा का डिफाइन कर देना है, और इसका जो मानक शब्दावली है उसको डिफाइन करते हुए लिखना है कि ये कंडीशंस में आप इसको, जो मानक भाषा है, हिंदी को मानक भाषा को किस तरीके से समझाया गया है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्या योजक चिन्हों के स्थान पर समास और संधि के नियम को अनुशासित शब्द व्यवहार संभव है? यदि है तो संधि और समास में संबंधित 3 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको संधि और समास के ऐसे 3 उदाहरण देने हैं जिसमें कि योजक चिन्ह का उपयोग होता है। तो समास में जैसे आपने पढ़ा था तत्पुरुष समास, तो जब भी हम लोग तत्पुरुष समास को लिखते हैं तो तत्पुरुष समास में कारक के सारे भेद के साथ लिखते हैं, जैसे कि पद से च्युत, तो पद से च्युत से हट गया, से हटने के बाद जो एक पद बन गया, तो वो सब में क्या होता है? चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप संधि के लिए यदि संधि और समास में संबंधित 3 उदाहरण, संधि का भी आप वैसे ही देखिए, अगर आप व्यंजन संधि में जाते हैं, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो उसमें जो संधि होता है उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं मनोज, मन जोड़ ज, तो इस तरीके से जो संधि होगा उसमें जो चिन्ह आएगा उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोकोक्ति किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक लोकोक्ति लिखिए। इसमें आपको एक एग्जाम्पल लिख देना है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? लोगों के द्वारा कही गई जो बात होती है।
तो इसमें आप डेफिनेशन लिखिए। लोकोक्ति पीछे कोई कहानी या घटना होती है, मतलब किसी भी चीज के पीछे कोई कहानी होगी या घटना होगी, उससे निकली बात में बात अगर याद आ जाती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को प्रचलन बढ़ जाता है उस चीज का। तो लोगों के द्वारा कही गई घटना या कहानी, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये राजा भोज के टाइम समय का बात होगा, उस समय को गंगू तेली हुआ होगा, तो वो बात क्या अभी तक चलता आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकोक्ति। नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार के चारों अंग संक्षेप में समझाइए। अब इसमें फिर अलंकार से क्वेश्चन है, अलंकार में आपको बताना है कि उपमा अलंकार के 4 अंग क्या हैं। तो उपमा अलंकार किसको बोलते हैं हम लोग, जब आप उपमा अलंकार का डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके 4 अंग उस डेफिनेशन में आ ही जाएंगे। पहला है, मतलब डेफिनेशन आपको ऐसे लिखना है, 2 वस्तुओं के समान धर्म प्रतिपादन की प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। जब भी हम लोग 2 चीज का कंपैरिजन करते हैं तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको, कोई भी चीज का जब कंपेयर करेंगे तो कोई एक तो आपको चाहिए ही, कोई सोर्स तो चाहिए जिससे आप कंपेयर करेंगे। तो 2 वस्तुओं के समान धर्म प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उपमा। उपमा में आवश्यक 4 अंग है। आपसे यही 4 अंग पूछा गया है कि उपमा में जो 4 अंग है वो आप संक्षेप में बताइए। तो पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समानता वाचक पद और चौथा है समान धर्म। जैसे आप एग्जाम्पल 1 देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी। इसमें आप देखेंगे उपमेय क्या है, कांति। उपमान क्या है, नीरद, नीरद मतलब बादल। समानता वाचक पद क्या है आपका, आप इसमें देखिए सजल नीरज सी कल कांति। तो ये सी और है, सी समान जो लगा, ये क्या हो गया, समानता वाचक पद। तो समान धर्म क्या हो गया, चंचलता। तो आपको ये इतना कंडीशंस लिख देना है, क्या लिखना, उपमेय, उपमान, समानतावाचक पद और समान धर्म। इसी में ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं। तो आपको भाषा का डेफिनेशन तो पता ही है, भाषा किसको बोलते हैं। तो भाषा का डेफिनेशन लिखिए और उसमें ये लाइन मेंशन कर दीजिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। आचार्य देवेंद्र शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। मतलब जब दो लोग के बीच जो बात होती है और जो बात का जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली। अब इसमें भाषा मौखिक लिखित दोनों हो सकता है। आप लिखकर भी कहते हैं, जैसे कि आप लोग अभी व्हाट्सएप चैट या मैसेंजर के थ्रू बात करते हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या है, मौखिक भाषा। और कहीं कुछ जो इमोजी का यूज होता है वो क्या हो जाता है, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है और विदिन 25 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अनुवाद किसे कहा जाता है। अनुवाद में क्या है, जैसे कि आपको कोई लाइन दिया हुआ है, उस चीज को आप हिंदी या किसी और भाषा में, मान लीजिए इंग्लिश में दिया हुआ है, द फॉलोइंग पैसेज इज गिवन दिस लाइन। अब आप इसको ट्रांसलेट करें कि निम्नलिखित गद्यांश से पठित ये प्राप्त होता है, तो ये चीज क्या हो जाता है, इसको अनुवाद बोलते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, योजक चिन्ह के प्रयोग की 2 स्थितियां लिखिए। योजक चिन्ह क्या होता है, आपके ज्यादातर क्वेश्चन या तो अलंकार से पूछे गए हैं या विराम चिन्ह से पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो वो तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं कर सकते हैं। फिर योजक चिन्ह क्या होते हैं, योजक चिन्ह की अपनी ही उपयोगिता, मतलब इसका अपना इंपॉर्टेंस है, जिसको आप मतलब कुछ भी जब आप बोलते हैं और बोलकर जो थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उपर्युक्त का आंसर दीजिए, उसके बाद जो छोटा सा डैश देंगे उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, योजक चिन्ह शब्दों के निर्माण में इसका बड़ा महत्व है। योजक चिन्ह के प्रयोग में निम्नलिखित नियम है। इसके जो नियम आपसे पूछा गया है कि 2 प्रमुख स्थिति, ऐसे इसकी कंडीशंस तो बहुत सारे हैं, 10 to 15 है, लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है, 2 स्थिति आप बताइए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, योजक चीज सामान्यतः 2 पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। 2 पद तो होते हैं लेकिन दोनों का आप अलग भी कर देंगे तो भी उसका अपना अलग मीनिंग होगा, ऐसा नहीं कि उनका मीनिंग खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं माता
चिन्ह देके पिता, तो माता पिता भी बोलेंगे तो भी समान अर्थ है, और माता पिता को अलग करके भी बोलेंगे तो उनका अर्थ तो निकलेगा। उसी तरीके से धर्म अधर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे दो प्रमुख स्थितियां पूछा गया, ऐसे 15 है लेकिन आप 2 ही लिखना है। जैसे आप लिखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पद का भी प्रयोग होता है जिसके अर्थ प्रायः समान होते हैं। द्वंद्व समास हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे मान मर्यादा, तो मान लिखने के बाद एक छोटा सा डैश देंगे और मर्यादा, तो मान और मर्यादा के बीच जो डैश है वो क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। उसी तरीके से भूत डैश प्रेत, भूत और प्रेत, तो भूत प्रेत में के बीच जो साइन है उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना था, 2 स्थिति लिखना था, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 2.1, 2.2, 2.3। ये भी आपका अलंकार से है। तो जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया है या तो उसको अलंकार बहुत पसंद था या विराम चिन्ह, उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन अलंकार से पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, कहे कभी बेनी ब्याल चुराई, इसमें कौन सा अलंकार? इसमें डायरेक्ट आपको बहुत सिंपल है, लाइन दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें आप लिख देंगे श्लेषालंकार है, श्लेष अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें अनुप्रास है। तीसरे में को घोटी वृष भानुजा हलदर के वीर, इसमें भी श्लेष अलंकार है। चौथे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें काव्यालंकार है। नेक्स्ट चरण शिरस शंका करत भावत नींद बोर, इसमें भी आपको क्या बताना है? इस दोहे में समस्त श्लेष या अभंग श्लेष है, इसमें भी आपको लिखना है अब समस्त श्लेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है उसमें है, उसमें आपको अर्थालंकार पूछा गया। पहला श्लेष अलंकार से क्वेश्चन था, दूसरे पार्ट में अर्थालंकार से क्वेश्चन है। अर्थालंकार में भी आपको डिफाइन कर दिया गया कि उपमा अलंकार के अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत कहते हैं या अप्रस्तुत। तो जब भी हम लोग किसी की तुलना कर रहे हैं, आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा उपमा अलंकार के आपसे कंडीशंस पूछे गए, तो जिससे तुलना की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रस्तुत कहेंगे। नेक्स्ट, जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं उसे उपमा का कौन सा भेद कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में कि कौन सा, लास्ट क्वेश्चन आपका उपमा के चारों भेद लिखने थे, और 2 क्वेश्चन के बाद फिर वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है कि जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं तो उस उपमा में, और इसका 1 नंबर है, वहां आपका इस क्वेश्चन का 3 नंबर था। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहां पूर्णोपमा कहा जाता है, पूर्ण उपमा, इसको आपको पूर्णोपमा लिखना। और जहां उपस्थित एक से अधिक अंग लुप्त होते हैं वहां क्या होता है? लुप्तोत्मा। लुप्तोत्मा मतलब गायब हो जाना, पूर्णोपमा मतलब प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणित भृंग घंटावली, इसमें भी आपसे पूछा गया है, इसमें से रूपक का कौन सा भेद पूछा गया तो आप वो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें भी यही पूछा गया कौन सा जनु कौन सा अलंकार है, तो श्लेषालंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोहित और रिपीट सलोने, इसमें भी आपसे अलंकार का ही भेद पूछा गया, इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलंकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वाक्यों को हिंदी में अंग्रेजी से, इसमें आपका ट्रांसलेट करना है, हिंदी लाइन दे दिया गया है, आपको सिंपल ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन में तो कुछ टफ नहीं है, आप ट्रांसलेट कर देंगे। पहला है आपका कृपया अत्यंत जरूरी समझे, तो आप इसमें लिखेंगे प्लीज कंसिडर इट अर्जेंट। नेक्स्ट है आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है, नाउअडेज इंडिया इज नोन एज पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट है यथा संशोधित, एज अमेंडेड। नेक्स्ट लाइन मरता क्या न करता, वुड हैव डन विदाउट डिप्रेशन, वुड हैव डन आउट ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी करें, इशू ऑर्डर फॉर डेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपका, ये 3 नंबर का है, इसमें आपका इंग्लिश दिया है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फॉर कंसिडरेशन, आंसर है कीमत के एवज में। नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन आई हैव टू स्टेट, इस संबंध में मुझे बताना होगा। सिंपल है, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही करना है। मैन मेड द टाउन, गॉड मेड द विलेज, इट इज अ वेल नोन फ्रेज। यह सर्वविदित है, मनुष्य ने शहर बनाए और भगवान ने गांव बनाए। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी, हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी, इसका ट्रांसलेशन होगा आगे की कार्यवाही जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण के संबंधित आपको संधि, समास, विराम चिन्ह
अगेन विराम चिन्ह से आपसे पूछा जाएगा और संधि समास से पूछा जाएगा। तो जो भी जिन्होंने अभी पीटी दिया और जिनको लग रहा है कि वो मेंस कर सकते हैं, तो उन लोग को संधि समास अलंकार ये चैप्टर में मीन्स आपको थॉरो कर लेना है 3-4 चैप्टर, तो आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 36 में कौन सा समास है? तो 36 नाम से आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आ रहा है, नंबर है। तो जिस समास में संख्यावाचक पद होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष में समास का नाम लिखिए। तो अभी आपने पढ़ा था कि जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव होता है, मतलब एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य हो गया, तो वैसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अहोरात्र की संधि विच्छेद कीजिए। इसमें आपको संधि करना है अहोरात्र। अहोरात्र का संधि हो जाएगा अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि हो जाएगा अहोरात्र। ठीक है। नेक्स्ट है परंतु का संधि विच्छेद कीजिए। परंतु का संधि विच्छेद हो जाएगा परम, परम के नीचे हलंत देंगे प्लस तु। पहले ऊपर वाले में भी अहन हलंत प्लस रात्रि, परम प्लस तु हो जाएगा परंतु। उसके बाद है अनु जोड़ अय की संधि होगी, तो ये तो बहुत इजी है, अनु जोड़ अय करेंगे तो अन्वय हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ इससे साइन दिया हुआ अर्थात कोष्टक में दिए चिन्ह को क्या कहते हैं, तो ये जो कोष्टक में आपका चिन्ह दिया गया 2 डॉट जो 2 बिंदी है, इसको क्या बोलते हैं, अगर संस्कृत में बोला जाए तो विसर्ग, इंग्लिश में कोलोन। ठीक है, कोलन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट यथाविधि में कौन सा समास है, तो यथाविधि में समास है विधि के अनुसार, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। आप समास डिटेल में पढ़ लेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन समास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचडी या एमए में लगा हुआ चिन्ह, ये जो डॉट का चिन्ह पीएचडी या एमए में लगा है ये क्या कहलाएगा, इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। जो एक छोटा छोटा एब्रीवेशन फॉर्म के बीच में जो डॉट दिया जाता है उसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके निकल जाने का प्रमुख कारण अनुशासनहीनता थी, इस वाक्य शोधन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्धिकरण करना है, उसके निकलने का प्रमुख कारण अनुशासनहीनता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही शब्द के आगे चिन्ह लगाइए। इसमें आपका जो इसमें आपसे वर्तनी पूछा गया कि कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तो इसमें जो सेकंड वाला भविष्य द्रष्टा ये सही है, ख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली से संबंधित 10 प्रश्नों के उत्तर, 2 अंक हैं आपके। डोमिसाइल का अर्थ पूछा गया है। डोमिसाइल का अर्थ होता है आवासीय, मतलब स्थायी घर के रूप में जहां आपका जो स्थायी निवासी है उसको डोमिसाइल बोला जाता है। तो आप इसमें लिख देंगे वह देश जिसे व्यक्ति अपने स्थायी घर के रूप में मानता हो वह आवासीय या डोमिसाइल कहलाता है। फिर है मानदेय की अंग्रेजी पारिभाषिक रूप लिखिए। मानदेय का मतलब क्या होता है, वैसा काम जहां आपको नाम मात्र, मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलता है, बिना किसी शुल्क के नाम मात्र रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उसको मानदेय कहा जाता है। नेक्स्ट है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। इस कहावत का अर्थ है कि जब जो पावर आपके हाथ में या आपके किसी संबंधी के हाथ में, तो उस चीज में आप उसमें डरेंगे नहीं, आप खुलकर काम करेंगे। नेक्स्ट शब्द है आपका अनिसूया का विलोम बताइए। अनिसूया जो है ये एक ऋषि है, आत्री उनकी पत्नी है, इसका आपको विलोम बताना है, तो इसका विलोम हो जाएगा ईर्ष्यालु या ज्वलनशील। अनुसूया वर्ड का मतलब होता है वैसे जिसमें किसी भी नाम मात्र का जलन नहीं हो। ठीक है, तो इसमें आप दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, तो इसका हो जाएगा अनाक्रांत। नेक्स्ट में है आपको दातुन का तत्सम लिखिए। तत्सम तद्भव वर्ड आपने पहले भी किया था, 15 क्वेश्चन थे उसमें। दातुन का हो जाता है दंत धावन, मतलब दांत धोने के लिए जो होता है, तो दंत धावन। नेक्स्ट है अभिजात शब्द के 2 पर्यायवाची, इसके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे कुलीन और श्रेष्ठ। उसके बाद आपको शब्द शुद्ध करना है। ये अशुद्ध रूप दिया हुआ है वांग्मय का। जब हम लोग वांग्मय लिखते हैं तो वाह नीचे क ख ग अंगा वाला जो लास्ट है अंगा लिखेंगे और मय लिखेंगे, ये आपका अशुद्ध रूप दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग लगाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। अंग लगाना मुहावरे मीन्स किसी को गले लगाना। नेक्स्ट है पेंशन का पारिभाषिक हिंदी रूप क्या होगा। पेंशन का अर्थ होता है वृत्ति, जैसे सेना निवृत्ति के बाद जो आपको धन, आपको जो मंथली पैसा मिलता है वो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसमें आपको क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश, इसमें आपको जो पर्टिकुलर सारा गद्यांश दिया हुआ है उसको आपको थॉरो पढ़ाई करना है, रीडिंग लगाना है। रीडिंग लगाने के बाद इसमें जिस वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर शीर्षक दे देना है, और नीचे जो क्वेश्चन आपके दिए हुए इस अवतरण में जिस सिंह का संदर्भ है वो कौन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर करने हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो भी आपको लाइन दिया गया है ये 10 अंक का है। इसमें आपको नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं सौम्य गुणों से होता है। तो इसमें आपको पूरा डिफाइन करना है कि नारी का जो सौंदर्य है वो सिर्फ आभूषण पहन लेने से, जैसे झुमका, बाली, नथ, हार, ये सब पहन लेने से या कंगन पहन लेने से नहीं होता। इस आपके अंदर जो गुण है वो सौम्य गुणों का जब किसी के सामने वो किसी को आकर्षित तब करती है जब आपके अंदर का गुण बाहर आता है। आपके 7 श्रृंगार या 16 श्रृंगार कर लेने से आप किसी को आकर्षित नहीं कर सकती हैं, चाहे आप कितनी भी सुंदर हो। लेकिन आप जब मुंह खोलते हैं, जब आप अपना बताते हैं, तो वो चीज जो आपके गुण जो होते हैं वो दर्शाते हैं। आपके ओवरऑल जो कॉस्मेटिक सर्जरी है या आपने अपने आप को अलंकृत किया है उससे नहीं होता। इसमें आपके अंदर के जो गुण होते हैं वो आपको डिफाइन करना है कि अंदर के गुण से ही इंसान पहचाना जाता है, सिर्फ सौंदर्यीकरण से या अलंकृत होने से नहीं होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्द में संक्षेपण कीजिए। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इस गद्यांश का संक्षेपण करना है। संक्षेपण करना आप उसने लिख ही दिया है कि 1/3 में करना है। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे और जितना इसका आंसर है, मान लीजिए 300 वर्ड से 3 से डिवाइड किए तो आपका 100 वर्ड्स आया। उस 100 वर्ड में इसको आपको लिखना है और एक शीर्षक दे देना है। बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अथवा दो पैराग्राफ है उसमें से किसी एक का आपको संक्षेपण करना है। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन था जो इतना टफ भी नहीं था। आप इसको अगर आपने अलंकार, समास, संधि, भाषा ये सब अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।